Hello students, this is Dilip Pawar, Assistant Professor History working at Government College, Lahore. तो वर्ड हिस्ट्री में कल अपन ने चार्टर आंदोलन के बारे में बात की थी। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अपन बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। तो जो प्रथम विश्व युद्ध है इसके बैकग्राउंड के बारे में जानने की अपन कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके कॉजेस कौन कौन से हैं, कारण कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो सबसे पहला कारण ये था, जैसा कि आपको पता है बिस्मार्क ने जर्मनी का गठन किया था, लेकिन जर्मनी के गठन होने के पश्चात बिस्मार्क के सामने एक चुनौती आ गई तुरंत, क्योंकि जर्मनी के गठन के दौरान उसने फ्रांस को कॉर्नर किया था पूरी तरीके से। जैसा कि आपको पता है जब जर्मनी का निर्माण हुआ था वो सेडान बैटल के पश्चात हुआ था। सेडान बैटल हुई थी 1870 में, सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था। इस युद्ध में प्रशिया ने बिस्मार्क ने फ्रांस को बुरी तरीके से पराजित किया था और इस युद्ध के पश्चात फ्रांस से दो महत्वपूर्ण क्षेत्र छीन लिए थे प्रशिया ने। अब जो नया जर्मनी का निर्माण हुआ था, प्रशिया बदल के जर्मनी हो चुका था और जर्मनी ने दो महत्वपूर्ण प्रांत, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रांत फ्रांस से छीन लिए थे और अपने पास रख लिए थे। उनका नाम था एल्सेक और लॉरेन, और फ्रांस को खूब सारा ह्यूमिलिएशन सहना पड़ा था इस युद्ध में हारने के पश्चात। अब क्योंकि पता था बिस्मार्क को कि फ्रांस आने वाले समय में बदला लेने की जरूर कोशिश करेगा, तो 1870 के बाद से यानी जर्मनी के निर्माण के बाद से बिस्मार्क के सामने चुनौती रही कि किसी न किसी तरीके से फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आइसोलेट करके रखा जाए, फ्रांस को बिल्कुल अलग थलग करके रखा जाए ताकि फ्रांस को कोई भी देश उसको सहयोगी नहीं मिल पाए। तो किसी भी गुटबंदी में फ्रांस शामिल नहीं हो पाए। बिस्मार्क का केवल एक उद्देश्य था और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बिस्मार्क ने 1870 के बाद फ्रांस को कॉर्नर करने की, फ्रांस को आइसोलेट करने की पूरी कोशिश की और उन्हीं कोशिशों के तहत बिस्मार्क ने एक सिलसिला शुरू किया जिसको कहते हैं गुप्त संधियों का दौर, सीक्रेट एंड डिप्लोमेटिक अलायंस। यानी गुप्त संधियां रखी गई, दूसरे देशों के साथ की गई गुप्त संधियां ताकि फ्रांस को कॉर्नर किया जाए, फ्रांस को कोई भी यूरोप में किसी भी प्रकार का मित्र नहीं मिल पाया। तो जब तक बिस्मार्क जीवित था उसने बहुत ही बेहतरीन बैलेंस बना के रखा। इसकी जो भी संधियां थी, गुप्त संधियां थी बिस्मार्क की, पूर्ण रूप से कामयाब हुई। फ्रांस को कोई भी सहयोगी नहीं मिल पाया अगले 10 साल तक, जब तक कि बिस्मार्क जीवित था। लेकिन समस्या कब आई? बिस्मार्क की मृत्यु के पश्चात, बिस्मार्क के डेथ के पश्चात जो विलियम द्वितीय था, विलियम द्वितीय जो जर्मनी का राजा था, अब जो सत्ता है विलियम द्वितीय के हाथ में आ गई, वो वहां का राजा था जर्मनी का। अब यह विलियम द्वितीय बिस्मार्क की नीतियों का अनुसरण नहीं कर पाया। अब विलियम द्वितीय ने कई सारी गलतियां कर दी जिसके कारण फ्रांस को यूरोप में मित्र मिलने शुरू हो गए। यानी जर्मनी ने बिस्मार्क के अंतर्गत, बिस्मार्क के समय में जो गुप्त संधियां की थी उसका प्रभाव खत्म होने लग गया विलियम द्वितीय के समय में, क्योंकि विलियम द्वितीय इतना कैपेबल राजा नहीं था। जितना डिप्लोमेटिकली इंटेलिजेंट बिस्मार्क था उतना विलियम द्वितीय नहीं था। अब क्या हुआ, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि री इंश्योरेंस ट्रीटी की गई थी बिस्मार्क के द्वारा 1887 में। री इंश्योरेंस ट्रीटी मतलब संधि, री इंश्योरेंस संधि 1887 में रशिया के साथ की थी बिस्मार्क ने, पहले 1887 में जब वो जीवित था। अभी संधि क्यों की गई? इस संधि के अंतर्गत रशिया को यह आगाह किया गया, रशिया को यह समझाया गया कि आप फ्रांस के सहयोगी कभी भी नहीं बनोगे। लेकिन क्या हुआ, विलियम द्वितीय के समय में री इंश्योरेंस ट्रीटी को रिन्यू नहीं किया गया। हर संधि का एक समय पीरियड होता है, ये संधि 1 साल तक वैलिड रहेगी, 2 साल तक वैलिड रहेगी, 3 साल तक वैलिड रहेगी, तो उसकी वैलिडिटी खत्म होने के पश्चात संधि को रिन्यू करना पड़ता है। लेकिन विलियम द्वितीय ने यह मूर्खता की कि री इंश्योरेंस ट्रीटी को रिन्यू नहीं किया। तो जब री इंश्योरेंस ट्रीटी रशिया के साथ दोबारा रिन्यू नहीं की गई जर्मनी के द्वारा, तो फ्रांस को मौका मिलने लग गया और फ्रांस धीरे धीरे रशिया के क्लोज आने लग गया। फ्रांस एंड रशिया कुड कम क्लोज, और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि फ्रांस का आइसोलेशन है, जो फ्रांस को अलग थलग करने की नीति थी बिस्मार्क की, वो खत्म हो गई। यानी ये फ्रांस को मित्र मिलने लग गए थे यूरोप और बाहर से। पहला मित्र फ्रांस को कौन मिला? रशिया। अब रशिया का साथ फ्रांस को मिल गया था और जर्मनी की बहुत बड़ी हार थी देखा जाए एक तरीके से, क्योंकि जर्मनी ने फ्रांस से एल्सेक और लॉरेन नाम के 2 प्रांत पहले लिए थे जर्मनी के गठन के समय में। अब जर्मनी को पता था कि मौका मिलते ही फ्रांस बदला लेने की कोशिश करेगा। अब फ्रांस को मौका मिलने लग गया था, फ्रांस
अब अलग थलग नहीं रहा यूरोप में और वो रशिया के करीब जा पहुंचा। अब इसी प्रकार से संधियों का सिलसिला और बनता रहा, रशिया को फ्रांस को और अधिक मित्र मिलते रहे यूरोप में। फ्रांस धीरे धीरे ब्रिटेन के क्लोज भी आ गया, अन्य देशों के क्लोज भी आ गया, तो जो आइसोलेशन था फ्रांस का पूर्ण रूप से खत्म हो गया। अब इसके पश्चात कई सारी संधियां हुई यूरोप में, मुख्य रूप से दो भागों में बढ़ गया यूरोप। सबसे पहला था वह राष्ट्र जिन्होंने ट्रिपल अलायंस पे हस्ताक्षर किए, ट्रिपल अलायंस त्रिगुट संधि, जिन राष्ट्रों ने त्रिगुट संधि पे हस्ताक्षर किए थे वो कौन से थे? देखो दो ग्रुप में बढ़ गया यूरोप, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली और जर्मनी, इन तीन राष्ट्रों ने मिलकर ट्रिपल अलायंस बनाया था। लेकिन एक दूसरा अलायंस बन गया यूरोप में 1907 में, जिसको कहा जाता है ट्रिपल एंटेंट। ट्रिपल एंटेंट ये किसके द्वारा बनाया गया? ये भी एक प्रकार की संधि है। यह संधि की गई ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, यानी फ्रांस को मित्र मिल गए अब, जो जर्मनी बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, जो बिस्मार्क बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि बिस्मार्क को पता था कि फ्रांस अवश्य बदला लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमने फ्रांस से कुछ छीना था और आने वाले समय में फ्रांस बदला लेगा। और वास्तव में फ्रांस ने बदला लिया जर्मनी के साथ, फिर जर्मनी ने फ्रांस से बदला लिया आगे चल के द्वितीय विश्व युद्ध में। तो बदले का सिलसिला कहां से शुरू हुआ? बिस्मार्क की नीतियों से शुरू हुआ है बदले का सिलसिला, क्योंकि फ्रांस को हराने के पश्चात बिस्मार्क ने बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया फ्रांस को, और उसी के तहत उसने एल्से को लॉरेन दो प्रांत जर्मनी ने अपने पास रख लिए फ्रांस से छीन के। यहाँ पे कोयले के खान हुआ करते थे, तो काफी आर्थिक नुकसान सहना पड़ा फ्रांस को। और इस पीरियड को अपन आर्म रेस के रूप में भी देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध से जो पहले का पीरियड है, वहां पे हथियारों में भी भारी संख्या में बढ़ोतरी हुई। यूरोप में एक आर्म रेस शुरू हो गई, एक दौड़ शुरू हो गई हथियार अर्जित करने के लिए पूरे यूरोप के अंदर। तो इसको पीरियड ऑफ आर्म्ड पीस भी कहा जाता है। शांति दिख रही थी लेकिन वास्तव में शांति नहीं थी, ये बहुत ही एक्सप्लोजिव सिचुएशन बनी हुई थी, क्योंकि हर जगह पे हथियारों के लिए दौड़ शुरू हो चुकी थी। तो इसी कारण इसको आर्म्ड पीस का पीरियड कहा जाता है। चलो आज अपन इतना ही करते हैं, छोटा सा ही वीडियो है। कल अपन मोरक्कन क्राइसिस के बारे में बात करेंगे। अगला कारण कौन सा है प्रथम विश्व युद्ध का? मोरक्कन क्राइसिस भी दो हुई है। एक क्राइसिस हुई थी संकट, मोरक्को का संकट 1905-6 में। दूसरा संकट आया था 1911 के अंदर मोरक्को में। फिर इसके बाद बाल्कान का युद्ध हुआ था 1912 में, ये भी एक कारण है प्रथम विश्व युद्ध का। तो इसके बारे में अपन कल बात करेंगे।